दीन बंधु छोटू राम क्या करते ਸੀਗੇ कि हे भोले किसान दो बातें ले सीख पहली गल तो दुश्मन लै पहचान ते दूजी गल लड़ना लै सिख। मेरे नाल अभिमन्यु कोहाड़ ने ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ पैरों हेठों ज़मीन खींच लेगी। आपने कहा था कि हम केंद्र में बैठी हुई सरकार के जो मंसूबे हैं उन्हें फेल करेंगे, वो तो फिर घोड़े के ऊपर बैठ के दोबारा लगाम पकड़ के आपकी तरफ दौड़ पड़े। देखिए, अभी एसकेएम की जब मीटिंग होगी उसमें एक ये बहुत प्रमुख एजेंडा रहेगा। कई केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं, अभी सिरसा में भी जमीन का अधिग्रहण हुआ है, झज्जर साइड में भी हुआ है। सर्कल रेट वहां का 42 लाख है, लेकिन किसान को दिए जा रहे हैं 37 लाख। तो डैम सेफ्टी बिल 2021 जो पास कर दिया गया, उसमें ओपोजिशन पार्टियां ये कहती रही कि इसको पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दो, लेकिन वो भेजा नहीं गया। ये अपने हरियाणा और पंजाब के एमपी तो मेरे ख्याल से नींद की गोली लेके वहां पे सो रहे थे, चोन प्रचार कर रहे थे। वहां पे आंदोलन लड़ा जा रहा था, यहाँ विधानसभा में बिल पास हो रहे हैं। मेरी एक हमेशा एक आदत रही है, मैं कभी भी कोई पर्सनल कमेंट किसी के ऊपर नहीं करता। करना चाहिए आपको ना, लेकिन मैं बताऊं क्यों करना चाहिए आपको। इन लोगों के पीछे समाज चलता है और अगर ये भटके हैं तो समाज किस तरफ जाए। पंजाब ते हरियाणा ये दो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ स्टेट्स ने ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ पंगा नहीं लिता जा सकता। कोहाड़ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सवाल जरूर करांगा, पर पहला बई तू इधर आ, मेरी गल सुन। ये वो लोग ने जो स्टेज तो दूर रहे, माइक तो दूर रहे, माला तो दूर रहे। कोहाड़ साहब इन्हां लोगों का की बनया? मुझे तो ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार ने आपके हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि चलो चलो घर जाओ, अब हमने जो करना हम करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी की बुरी हालत हुई है, जो बीजेपी वाले प्रत्याशियों को जो गांव में नहीं घुसने दिया गया, ये इस आंदोलन की ही देन है। आपने बोला कि यूपी में किसानों ने प्रत्याशियों को अंदर घुसने नहीं दिया, पंजाब में तो यहाँ पे लीडर प्रत्याशी बन गए। हमें लीडर किसने बनाया? हमें लीडर जनता के प्यार, जनता के विश्वास और जनता के साथ में बनाया। क्या लगता है आपको जो किसान पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या उनका फ्यूचर क्या है? देखिए, पंजाब के अब क्या हालात है वो तो आप ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। चुनाव का वहाँ पे क्या हाल है? पंजाब में आते हो, लोगों को जागरूक करते हो, फिर कहते हो कि समाज हमारे साथ चलता है। वो समाज आपको आगे बताता है कि नहीं बताता? कि समाज बताता। क्या बताता है? जब अन्ना और रामदेव का आंदोलन था, वो आंदोलन तो इस किसान आंदोलन के मुकाबले कुछ भी नहीं था। 1/1000वां हिस्सा था। हर तरीके इतना बड़ा आंदोलन था, भाजपा की सरकार बन गई उसके बाद, बीजेपी सत्ता में आ गई, इतना बड़ा आंदोलन था। ये आपने बात ठीक कही, लेकिन उस हिसाब से वो इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं था। हमारे बाप दादा, हमारे परदादा, हमारे पूर्वज संघर्ष करके वो जमीन आबाद करके हमें देके गए, लेकिन अब हमसे बिना पूछे वो जमीन छीनने का कानून ये लेके आए। भारत का संविधान उठा के देखिए, भारत का संविधान कहीं भी पार्टी बनाने की बात नहीं करता। मजबूत कैसे हो गए? देखिए, पार्टियां बना के नहीं नहीं वो इलेक्शंस लड़के कैसे लोग इन नेताओं के कुर्ते फाड़ेंगे जो ये कुछ भी हमारे हक की बात नहीं करते ना। इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। इनको वो तो भला हो पंजाब का बड़े भाई का कि हरियाणा वालों को आंदोलन लड़ना सिखा दिया, थोड़ा धैर्य सिखा दिया। नहीं तो हमारे लोग तो 4-5 दिन में ही मामले को निपटाने में विश्वास रखते थे। दीन बंधु छोटू राम क्या करते ਸੀਗੇ कि हे भोले किसान दो बातें ले सीख पहली गल तो दुश्मन लै पहचान ते दूजी गल लड़ना लै सिख। मेरे नाल अभिमन्यु कोहाड़ ने ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚ ਲੇਗੀ। कोहाड़ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सवाल जरूर करांगा, पर पहला बई तू इधर आ, मेरी गल सुन। ये वो लोग ने जो स्टेज तो दूर रहे, माइक तो दूर रहे, माला तो दूर रहे। कोहाड़ साहब इन्हां लोगों का की बनया? आपने कहा था कि हम केंद्र में बैठी हुई सरकार के जो मंसूबे हैं उन्हें फेल करेंगे, वो तो फिर घोड़े के ऊपर बैठ के दोबारा लगाम पकड़ के आपकी तरफ दौड़ पड़े हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल। जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, तब तक सच बनाम झूठ, न्याय बनाम अन्याय, सही बनाम गलत की लड़ाई चलती रहेगी।
बहुत सारे लोग पूछते हैं, आपका जो सवाल है, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आंदोलन हमने इतने 378 दिन तक संघर्ष किया, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, संसाधन खर्च हुए, सारे भाइयों ने अपना टाइम लगाया, तो हमें हासिल क्या हुआ? सबसे पहली चीज तो हमें यह हासिल हुई कि हमारा वो भाईचारा दोबारा बन गया जो पहले जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे तोड़ के रखा गया था। आजादी के आंदोलन में संयुक्त पंजाब ने 92% कुर्बानियां दी थी। उसके बाद सिर्फ भारत के राजनेता ही नहीं, पूरी दुनिया का जो राजनीतिक वर्ग है, कॉर्पोरेट वर्ग है, वो ये समझ गया था कि जो ये उत्तर भारत की माटी है, ये आंदोलन के लिए सबसे उपजाऊ माटी है, तो इसको बांटो। तो हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कहीं पानी के नाम पे, किसी न किसी चीज पे हमें बांट के रखा गया। तो जो हमारा भाईचारा इतने सालों से बटा हुआ था, जो हमारा भाईचारा बिगड़ा हुआ था, वो भाईचारा दोबारा स्थापित करने का काम इस 378 दिन तक फायदा क्या हुआ आपके भाईचारे का? उस भाईचारे का फायदा क्या हुआ? वो भाईचारे से फिर से वो खौफ तो उनमें पैदा हुआ नहीं, वही चीजें दोबारा हो रही हैं जिन चीजों का डर था, और दुगनी गति से हो रही हैं। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो सूबे के हक हैं, जो स्टेट के अधिकार हैं, वो सीधे सीधे तौर पे बिल पास हो जाते हैं, और जिन जिन एमपीज को लोकसभा में हम चुन के भेजते हैं, उनकी जुबान वहां पे खुलती नहीं है। देखो, आपने पूछा फायदा क्या हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि जो 3 कृषि कानून लाए गए थे, वो 3 कृषि कानून वापस जो हुए हैं, उसको आप ये मत सोचिए कि सिर्फ कानून वापस हो गए। वो 3 कृषि कानून वापस होने की जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई ने हमारे देश में लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। इस आंदोलन से पहले इस तरीके का माहौल देश में बना दिया गया था, जो भी अपनी कोई आवाज उठाता था उसको आतंकवादी कह के, खालिस्तानी कह के, नक्सली कह के जेल के अंदर डाल दिया जाता था, यूएपीए लगा दिया जाता था, उसको जमानत भी नहीं मिलती। मुझे तो ऐसा लगता है कि साहब, जैसे आप कहते हो कि वो खेती कानून वापस हो गए हैं, उससे एक लहर पैदा हुई, मुझे तो ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार ने आपके हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि चलो चलो घर जाओ, अब हमने जो करना हम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिल्कुल नजदीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी की बुरी हालत हुई है, जो बीजेपी वाले प्रत्याशियों को जो गांव में नहीं घुसने दिया गया, ये इस आंदोलन की ही देन है। आप कितने फायदे हम गिने। जो 3 कृषि कानून वापस हुए, वो कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। वो ये मान के चलिए कि हमने भारत के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हराया है, अडानी अंबानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को हराया है, जिनके सैकड़ों न्यूज चैनल हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक उनके झूठ को प्रचार और प्रसार करते हैं, उनको हराने का काम इस किसान आंदोलन ने किया। जो हमारी मंडियां बची, आपने इंटरव्यू के शुरू में रहबरे आजम दीनबंधु छोटूराम जी का नाम लिया था। छोटूराम जी ही वो शख्स थे जिन्होंने 1939 में एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट बनाया था, और संयुक्त पंजाब में उस समय मंडियों की स्थापना की गई थी। हरियाणा भी उसमें आता है, पंजाब भी उसमें आता है। वही ये छोटूराम थे जिन्होंने सबसे पहले 1923 में उनके दिमाग में आइडिया आया था भाखड़ा बांध का। 1944 में रेवेन्यू मिनिस्टर होते हुए उन्होंने भाखड़ा बांध बनाने की फाइल पे हस्ताक्षर किए थे, और उसके बाद जो भाखड़ा बांध बना, उससे जो नदियां निकली, कैनाल निकली, उसी का नतीजा है। उसी से व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, दूध की क्रांति हुई, उसी से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई। उसी का नतीजा है कि आज कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कहूंगा कि हरियाणा पंजाब के किसानों की हालत कोई बहुत बढ़िया है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों के मुकाबले, दूसरे राज्यों के मुकाबले हम कहीं 21 हैं हमारे यहाँ पे। उसका कारण है छोटूराम जी जैसे जो यहाँ पे नेता पैदा हुए। सरकार ने, वो अलग बात है कि सरकार ने अभी बीबीएमबी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा और पंजाब की जो उसमें सदस्यता थी, जो उसमें भागीदारी थी, वो उन्होंने समाप्त कर दी है। लेकिन अब आप देखिए, उसके तुरंत बाद लोगों के अंदर जोश खड़ा हो रहा है और लोग दोबारा से आंदोलन लड़ने की बात कर रहे हैं। आपने बोला कि यूपी में किसानों ने प्रत्याशियों को अंदर घुसने नहीं दिया, पंजाब में तो यहाँ पे लीडर प्रत्याशी बन गए। देखिए, आपको लगता है कि उस चीज का आपको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है? वो एक जो विचार पैदा हुए थे, विचारधारा पैदा हुई थी किसानी को लेकर के लोगों में, जब से ये पॉलिटिकल पार्टीज बन गई, किसानों ने बना दी, उसके बाद से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं घात हुआ है? देखिए, मेरा एक मानना है, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। जब आंदोलन चल रहा था, उस समय भी मैं ये बात कहता था, ये आंदोलन किसी नेता या किसी संगठन का नहीं था। ये आंदोलन 36 बिरादरी के भाईचारे का था। ये आंदोलन समाज का था, समाज खुद आंदोलन लड़ रहा था। तो कौन कहां चला गया, कहां नहीं गया, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन समाज ने लड़ा, समाज आज भी आंदोलन लड़ने को तैयार है। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि आम लोगों की ये भावना आपने एक चीज बोली, बड़ी प्यारी चीज है, ठीक है, समझ सकता हूँ कि समाज का आंदोलन था। अभी यूक्रेन चल रहा है, यूक्रेन में अगर व्लादिमीर घुटने टेक दे तो प्रजा समझेगी कि नहीं, चलो बात खत्म हो गई है। लीडर गलत दिशा में चलना शुरू हो जाए तो पीछे लोग जो हैं वो भी उसी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे ना। तो लीडर के साथ तो कहीं ना कहीं फायदा तो होता है ना, आंदोलन में लीडर तो चाहिए ना, आप भी खुद एक लीडर हो। बिल्कुल, लीडरशिप का बिल्कुल फायदा होता है। और मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि आम लोगों की ये भावना थी,
आज भी भावना है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो एक नॉन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बना है, वो नॉन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप ही बन के रहना चाहिए और राजनीति से हमें दूर रहना चाहिए। ये एक आम लोगों की भावना कल भी थी, ये हमारी भावना आज भी है और हम उसी गैर राजनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उसका एक छोटा सा कारण देता हूं इस सोच का। देखिए, हमारे देश में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो सारी गलत चीजों की जो जननी है वो चुनाव है। संविधान में कहीं भी पार्टी बनाने का जिक्र नहीं है। भारत का संविधान उठा के देखिए, भारत का संविधान कहीं भी पार्टी बनाने की बात नहीं करता। लेकिन देश में क्या किया गया, कोई पंजे का गैंग बन गया, कोई कमल का गैंग बन गया, कोई हाथी का गैंग बन गया, कोई झाड़ू का गैंग बन गया। वो अपनी टिकट बेचते हैं। मान लीजिए कोई इस एरिया का, मान लीजिए विधानसभा, जो भी विधानसभा है ये, वहां से कोई कैंडिडेट यहां से चुनाव लड़ना चाहेगा, तो आम लोगों को तो अपने कैंडिडेट से ही मतलब है, लेकिन वोट पड़ती है सिंबल के ऊपर। वो 5 करोड़ 7 करोड़ में वो टिकट लेके आएगा, 5-7 करोड़ रुपया वो ऊपर खर्च करता है। वो अलग बात है कि रूल ये लिख बनाया हुआ है कि 30 लाख से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन वो 10 करोड़ 12 करोड़ खर्च करके वो विधायक बनता है। फिर वो करप्शन करता है। उसका पहला एजेंडा ये होता है कि जो 10-12 करोड़ खर्च हुए हैं ये पहले ये पूरे किए जाएं, फिर अगले इलेक्शन लड़ने के लिए महंगाई में 20 करोड़ चाहिए। आप इतना बड़ा करोड़ रुपया इतना बड़ा जन आंदोलन दोबारा खड़ा कर सकते हो? बीएमबीवी इसका मुद्दा आ गया सामने हमारे, आपके हरियाणा में जो बिल पास हुआ है, और हुआ भी तब है जब वहाँ पे आंदोलन लड़ा जा रहा था, यहाँ विधानसभा में बिल पास हो रहे हैं। आपको लगता है ये आंदोलन दोबारा खड़ा हो सकता है? इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। कैसे होगा? तोड़ के लोग इधर से उधर हो गए हैं 2024। और वो यकीन जीत पाओगे? लोगों के अंदर तो पहले तो एक विचारधारा थी ना कि किसानों के जो लीडर थे उनको कल्ट फिगर मानना शुरू कर दिया था। पंजाब में जब हम घूमते हैं इलेक्शंस में, चुनाव में, जब हम इलेक्शन के दौरे पे थे तो लोग कहते थे कि किसान लीडर कल्ट फिगर बन गए थे, लोग ये कहते थे। लेकिन जिस तरफ उन्होंने रास्ता पकड़ा उसके बाद से वो जो चिंगारी और उस आग का रूप लिया था, वो आग ठंडी पड़नी शुरू हो गई। आपको लगता है कि ये आंदोलन दोबारा खड़ा होगा और वही जो यकीन है वो दोबारा लोगों में बिठाया जा सकता है? देखिए, हमें आप जो कह रहे थे कि हम लीडर हैं, हमें लीडर किसने बनाया? हमें लीडर जनता के प्यार, जनता के विश्वास और जनता के साथ ने बनाया। जनता आज भी आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। एक साथी थे हमारे लखीमपुर से, उनका 2-3 दिन पहले फोन आया। वो भी आपकी ही बात को लेकर चिंतित हो रखे थे कि भाई वो इलेक्शन में चला गया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो अब आगे आंदोलनों का क्या होगा? एमएसपी का कानून अभी नहीं बना है। हरियाणा में जमीन छीनने के लिए जमीन अधिग्रहण कानून लेके आ गए हरियाणा की विधानसभा, तो आगे होगा क्या? तो मैंने उसको भी यही कहा था कि आंदोलन तो आगे निश्चित तौर पे होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में फिर आंदोलन होना तय है। हम चाहें जब भी आंदोलन होगा, हम ना चाहें जब भी आंदोलन होगा। देखिए, कोई एक रैली तो कर सकते हैं आप, कोई लीडर अपने संगठन के बलबूते एक रैली तो कर सकता है, लेकिन जन आंदोलन हमेशा माहौल खड़ा करता है। जब माहौल होगा जब जन आंदोलन होगा। जब अन्ना और रामदेव का आंदोलन था, वो आंदोलन तो इस किसान आंदोलन के मुकाबले कुछ भी नहीं था। 1/1000वां हिस्सा था वो। हर तरीके इतना से बड़ा आंदोलन था, भाजपा की सरकार बन गई उसके बाद, बीजेपी सत्ता में आ गई, इतना बड़ा आंदोलन था। ये आपने बात ठीक कही, लेकिन उस हिसाब से वो इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं था। वो तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, उसमें जिन लोगों ने उस समय बड़े बड़े घोटाले बताए थे कि 1,86,000 करोड़ का घोटाला हो गया, बीजेपी की सरकार आते ही वो बैंक के बोर्ड के डायरेक्टर बन के बैठ गए, और अभी 2 साल पहले खुद वो कहते हैं विनोद राय की वो कोई घोटाला नहीं था। तो वो तो एक अलग तरीके से प्रायोजित चीजें सारी हुई थी। उस समय जनता को समझ नहीं आया था, हम भी नहीं समझ पाए थे। हकीकत बात तो ये है। मेरा ये कहना है कि माहौल हमेशा आंदोलन तैयार करता है, मुद्दे आंदोलन तैयार करते हैं, मुद्दे जनता को आंदोलन लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। डैम्स जो एक्ट पास हुआ है, पंजाब और हरियाणा को बचाओगे कैसे? अब क्या प्लान क्या है उसका? देखिए, अभी एसकेएम की जब मीटिंग होगी उसमें एक ये बहुत प्रमुख एजेंडा रहेगा, और इसके लिए जिस भी तरीके का आंदोलन लड़ना पड़ेगा, वो अग्रेशन, वो जोश, वो फिजा में फिर से वही माहौल वो बनेगा, आपको लगता है? पहले से भी ज्यादा होगा। और देखिए, हरियाणा में तो अभी 3 कृषि कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा काला कानून पास कर दिया गया है। उसके खिलाफ आंदोलन लड़ने की शुरुआत, मैं चाहता हूं बताओ, उसके बारे में बताओ। वो कानून ये है कि 1894 में, पहले ये थोड़ा सा 1-2 मिनट इसमें लगेंगे लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी है। 1894 में अंग्रेजों के समय किसानों की जमीन छीनने के लिए एक भूमि अधिग्रहण कानून था, लेकिन वो कानून मूल तौर पे किसान विरोधी था। उसमें किसानों को कोई हक और अधिकार नहीं थे। तो बहुत सारे आंदोलन हुए, भट्टा पारसूल का आंदोलन हुआ, जेवर में आंदोलन हुए, बहुत आंदोलन हुए भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ। उसमें हमारे कई किसान भाई शहीद हो गए। तो उसके बाद 2013 में यूपीए की जब सरकार थी तो उन्होंने कुछ बेहतर कानून बनाया, जिस कानून में 2-3 अच्छी बातें कही गई थी। पहली बात यह थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत
किसानों की जमीन कोई प्राइवेट कंपनी एक्वायर करेगी तो 70% किसानों की सहमति लेना जरूरी बना दिया गया था। यानी उस प्रक्रिया के तहत यदि 100 किसानों की जमीन एक्वायर होनी होती थी तो 70 किसानों की सहमति लेना कंपलसरी हो गया था। प्राइवेट कंपनी अगर अपने खुद के लिए जमीन एक्वायरमेंट करती थी तो 80% किसानों की सहमति लेना जरूरी बना दिया गया था। उसमें नियम यह था कि जो सर्कल रेट होगा, सर्कल रेट से 2 गुना से लेकर 4 गुना तक का मुआवजा किसान को मिलेगा। एक और उसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि यदि कोई कंपनी जूते की फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन लेती है तो 5 साल में उसकी जूते की फैक्ट्री चालू हो जानी चाहिए, अदरवाइज वो जमीन किसान को वापस लौटानी पड़ेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर जब प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार चुना जा रहा था तो उस समय बीजेपी के अंदर यह बात हुई कि जो कैंडिडेट सबसे अधिक पैसा इकट्ठा करेगा पार्टी फंड में उसको वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की उस समय अंबानी और अडानी जैसे कॉर्पोरेट लोगों के साथ अच्छी साठगांठ थी। उनकी ये डील हुई कि यदि वो प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनते ही किसानों की जमीन छीन के वो कॉर्पोरेट घरानों को सौंप देंगे। इसीलिए 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही वो किसानों की जमीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए। 3 बार लेके आए वो, और अध्यादेश ही आया, बिल नहीं आया, अध्यादेश आया। लेकिन उस समय इनकी राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी और किसानों ने भी लड़ाई लड़ी तो वो अध्यादेश इनका कोलैप्स हो गया। तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों को बुला के कहा कि जिस जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो राज्य सरकारें अपनी अपनी विधानसभाओं में ये कानून पास करें, क्योंकि उनकी कॉर्पोरेट घरानों के साथ डील हो चुकी थी। तो पिछले साल हरियाणा की विधानसभा में बीजेपी जेजेपी की सरकार ने ये कानून पास कर दिया कि अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जब किसी किसान की जमीन लेगा कोई प्राइवेट घराना तो किसानों की सहमति नहीं ली जाएगी। जो सर्कल रेट से 2 गुना से लेकर 4 गुना तक की देने की बात थी वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। कई केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं, अभी सिरसा में भी जमीन का अधिग्रहण हुआ है, झज्जर साइड में भी हुआ है। सर्कल रेट वहां का 42 लाख, लेकिन किसान को दिए जा रहे हैं 37 लाख। पहले कानून में ये भी नियम था कि जब कोई भी प्राइवेट कंपनी जमीन का अधिग्रहण करेगी तो वो गैर उपजाऊ भूमि को प्राथमिकता देगी, बंजर जमीन को प्राथमिकता देगी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि किसी भी तरह की जमीन का एक्वायरमेंट हो सकता है, यानी हमसे बिना पूछे हुए जमीन हमारी है, हमारे बाप दादा, हमारे परदादा, हमारे पूर्वज संघर्ष करके वो जमीन आबाद करके हमें देके गए, लेकिन अब हमसे बिना पूछे वो जमीन छीनने का कानून ये लेके आए। कोहाड़ साहब, यही लड़ाई तो हम उसके लिए लड़ रहे थे, 3 खेती कानूनों के लिए, क्योंकि डर था कि प्राइवेट कंपनियां आएंगी, कब्जे में ले लेंगी और किसानों का बुरा हाल होगा। टाइमिंग के ऊपर बड़ी चीज़ सवाल है कि ये जब वहाँ पे लड़ाई लड़ी जा रही है, यहाँ पे कानून पास हो रहा है। राकेश टिकैत जी का आज मैं बयान पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि वो डैम्स एक्ट पढ़ो 2021 का, डैम्स एक्ट भी पास हो रहा है वहाँ पे लोकसभा में। तब मतलब क्या था तब? कोई नींद की गोलियां चल पड़ी, क्या हो गया? देखिए, मैं अधिकारों की तो बात हम कर रहे हैं ना सूबे के। हरियाणा, पंजाब और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से ये जरूर आह्वान करना चाहूंगा कि हमें पहले से भी ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि जो हमने काम अभी किया है, जो हमने मोदी सरकार को झुकाया है, तो मोदी सरकार एक तरीके से बदले की भावना के साथ हमारे साथ व्यवहार कर रही है। वो हमारे ऊपर और भी अटैक करेगी, इसलिए हमें और भी ज्यादा मजबूत होकर लड़ना पड़ेगा और हम मजबूती के साथ आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। मजबूत कैसे हो गए? देखिए, पार्टियां बना के नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इलेक्शंस लड़के कैसे? या आपके, अच्छा चलो, मैं जो पंजाब के लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टियां बनाई, जो इलेक्शंस में आए, ये क्या समझते थे कि हाँ अब जो रास्ते हैं वो सब जो हैं खुल गए हैं, उससे और जो चीज़ें हैं, जो बंजर ज़मीन है उस पर फिर से कोई उपजाऊ फसल उनके मतलब की उगाएगी, ऐसा लगता था उनको? देखिए, 2 बातें हैं। मेरी हमेशा एक आदत रही है, मैं कभी भी कोई पर्सनल कमेंट किसी के ऊपर नहीं करता। करना चाहिए आपको ना, लेकिन मैं बताऊं क्यों करना चाहिए आपको। इन लोगों के पीछे समाज चलता है और अगर ये भटके हैं तो समाज किस तरफ जाए? देखिए, समाज अब वो भोला नहीं बचा है, समाज सारी चीजें अपने आप समझ जाता है। हाँ। महत्वपूर्ण बात ये है, इसमें समझने वाली चीज क्या है वैसे? देखिए, समझने वाली चीज ये है, लीडर्स के बारे में बात कर रहा हूं, खास तौर पे किसान लीडर्स के बारे में। चुनाव लड़ना और आंदोलन लड़ना 2 अलग अलग चीजें हैं। आज हमारे हरियाणा में हमारा भाईचारा हमें इतना सपोर्ट करता है, अभी हम 27 मार्च को गोहाना में भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ी पंचायत कर रहे हैं। वहां पे कई हजार आदमी आएंगे, लेकिन यदि मैं उससे ये भ्रम पाल लूं कि ये तो आदमी सारे मेरे साथ हैं और मैं यदि चुनाव का पर्चा भर दूंगा, चुनाव का फार्म भर दूंगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं मेरे गांव में मेरी 5 वोट नहीं मिलने वाली, क्योंकि चुनाव लड़ना और आंदोलन लड़ना 2 अलग अलग चीजें हैं। चुनाव में हमारा लोकतंत्र इतना मैच्योर नहीं हुआ कि हम अपने सामाजिक मुद्दों पे वोट डालें। हम यहाँ पे, आप खुद बताइए, हम इसी समाज का हिस्सा हैं, हम और आप, हम कितने हैं
जो चुनाव के समय अपने किसानी के मुद्दे को, रोजगार के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे को कितने याद रखते हैं? कोई नहीं याद रखता। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि किसान की जो ये बुरी हालत हो गई है इसके लिए एक चीज जिम्मेदार है कि 4.5 साल तो हम किसान बन के लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन चुनाव के समय 2.5 महीने तक हम कोई जाट बन जाता है, कोई यादव बन जाता है, कोई गुज्जर बन जाता है, कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई दलित बन जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई सरदार बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है। चुनाव के समय हम भूल जाते हैं कि हम किसान हैं सबसे पहले। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई चुनाव लड़ना अलग चीज है, उसमें तो भाई भाई की वोट भी नहीं डालता, उसमें भी शक करना पड़ता है ये डालेगा या नहीं डालेगा। क्या लगता है आपको जो किसान पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या उनका फ्यूचर क्या है? क्या लगता देखिए है? पंजाब के अब क्या हालात हैं वो तो आप ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। कमाल हो चुनाव गई का है। वहाँ पे क्या आप हाल पंजाब है? में आते हो, लोगों को जागरूक करते हो, फिर कहते हो कि देखिए, समाज हमारे साथ चलता है। वो समाज आपको आगे बताता है कि नहीं बताता? कि समाज बताता क्या है। बताता है? समाज तो ये कह रहा है कि हम आंदोलन लड़ने के मुद्दे पे मुंह की खाएंगे या जय जयकार है? नहीं, देखिए वो तो चुनाव का तो मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन समाज ये जरूर कहता है अरे आपके अपने आदमी उतरे हैं चुनाव में। देखिए ठीक है, वो तो उसी सिंघू बॉर्डर पे एक ही प्लेट में खाना भी खाया आपने, भोजन किया है। वो कोई बात नहीं है। समाज ये कह रहा है कि भाई हम आंदोलन वाले मुद्दे पे साथ हैं, आंदोलन किसी भी मुद्दे पे होगा हम पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ आएंगे। और आप ये देखिए, यकीन कीजिए, एक बात तो तय है, ये मैं आपको बता दूं, 2024 से पहले लोकसभा चुनाव से पहले देश में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। उसका स्वरूप क्या होगा? सिंगू टिकरी गाजीपुर बॉर्डर पे ही धरने लगेंगे, या प्रदेश की राजधानियों में लगेंगे, या देश की राजधानी दिल्ली में धरने लगेंगे, ये अभी मैं नहीं कह सकता। लेकिन हम चाहेंगे जब भी, हम नहीं चाहेंगे जब भी, 2024 से पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये बात इस आंदोलन ने तय कर दी है कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन किसान के मुद्दे पे लड़ा जाएगा, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसान को, नौजवान को नजरअंदाज करके चुनाव जीतने की तो सोचिए चुनाव लड़ भी नहीं पाएगी। अब एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे और भी हमारे साथी खड़े हैं, एक साथी हैं जैसे अमित सांगवान, मैं उनको कहूंगा एक बार वो आ भी जाए। अमित भाई एक बार आ जाओ एक बार। ये जो साथी हैं, जो आपने पहले एक सवाल पूछा था ना, आंदोलन से क्या हासिल हुआ, ये 25 साल के नौजवान। मैं दर्शकों ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਅਮਿਤ सांगवान ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ। ਅਮਿਤ सांगवान ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। देखो ये आंदोलन ने क्या दिया, मैं वो बता रहा हूँ। ये 24-25 साल के नौजवान, अपना पढ़ाई जस्ट पूरी हुई थी, ये उम्र है घूमने फिरने की, पिकनिक मनाने की, यार दोस्त के साथ जाने की। लेकिन जब 26 जनवरी को वो घटना घटित हुई, उसके बाद हरियाणा के जो तमाम केसेस हुए हरियाणा के नौजवानों के, उन एक एक नौजवान के केस को लड़ना, उनकी जमानत करवाना, उसमें दिन रात एक कर देना, 24 घंटे की मेहनत इन जैसे नौजवानों ने की है। आंदोलन से पहले ना ये मुझे जानते थे, ना मैं इनको जानता था। जो आंदोलन में एक बॉन्ड बना, आंदोलन में जो एक साझी समझ बनी कि भाई हमें समाज के लिए ये करना है। मेरी आज भी इनके साथ बहुत लंबी लंबी, कई बार 2-2, 3-3 घंटे तक बहस होती है। इनका अपना एक नजरिया है कि समाज का भला ऐसे होगा, हमारा अपना एक नजरिया है। तो जो एक ये कहते हैं ना, जब मंथन होता है तो ही उससे अमृत निकलता है। तो जो ये मंथन हुआ है, जो इस आंदोलन ने किए, देखिए इस आंदोलन से पहले क्या था, 1990 से लेके 2022 तक सरकारी आंकड़ों में 5 लाख किसानों ने आत्महत्या की, और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार हकीकत में हमारे मुल्क में 20 से 25 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और मैं उनको हत्या नहीं मानता, वो आत्महत्याएं नहीं हैं, वो हत्याएं हैं। सिस्टम द्वारा, हमारे सिस्टम द्वारा सुनियोजित तरीके से की गई हत्याएं हैं वो। आज मीडिया में किसानी मुद्दे के ऊपर बात होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे उसने भी कितनी कोशिश कर ली हो हमें नजरअंदाज करने की, लेकिन वो भी नजरअंदाज नहीं कर पाए। चाहे उन्होंने हमारे बारे में गलत बोला, सही बोला, लेकिन किसान के बारे में देश के अंदर चर्चा शुरू हो गई। आज किसी किसान को ये कहा जाता है ना कि आपने केसीसी का लोन नहीं चुकाया, आपकी जमीन की कुर्की की जाएगी, तो वो ये कहना सीख गया है, जो छोटूराम जी ने कहा था कि बोलना सीख लो, वो ये कहना सीख गया है कि जिस एमएसपी का वादा तुम्हारी सरकारों ने किया, वो एमएसपी जो हमें नहीं दिया गया, उससे हमें 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। हमारे ऊपर कर्जा टोटल 10 लाख करोड़ का है, पहले हमारा 45 लाख करोड़ दे दो, उसके बाद अपना 10 लाख करोड़ ले जाना। ये जो गांव-गांव के किसान के अंदर जो ये जागृति आई है, ये इस आंदोलन की जीत है। इस जैसे अमित सांगवान जैसे जो योद्धा हमसे 2-3 साल छोटे ही हैं, ये हमारे जो साथी आगे आंदोलन लड़ेंगे, हमारी भी चीज को और आगे बढ़ाएंगे, ये इस आंदोलन की उपलब्धि है। आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि किसानी जो मुद्दा है वो चर्चा में आ गया। ट्रैक्टर टू ट्विटर जो सोशल मीडिया हैंडल है, वो आज से कुछ समय तक यूक्रेन के बारे में चर्चा कर रहा था। आज ही मैं रास्ते में पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, तो उसने उसमें लिखा है कि यूक्रेन से ज़्यादा नज़दीक हमें हमारे डैम्स हैं।
तो यूक्रेन के बारे में जो तो आप बात कर रहे हो अच्छी बात है, सहानुभूति होनी चाहिए और आपको खड़ा होना चाहिए यूक्रेन के साथ। लेकिन डैम का जो मुद्दा है और किसानों को लेकर के जो मुद्दे हैं उसके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता भी फिलहाल नहीं है। जिस तरीके से 3 खेती कानूनों को लेकर के घर घर जा कर के गाँव में लोगों को इकट्ठा कर करके हर नुक्कड़ पे हर चौराहे पे इस चीज़ की चर्चा हो रही थी, वो चर्चा गायब हो चुकी हुई है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कल हमारे 100 गाँव की मीटिंग थी, उसमें हमने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के बारे में विस्तार से चर्चा करी कि इसके क्या क्या हमें नुकसान होने वाले हैं, इससे किस तरीके से स्टेट राइट्स की एनक्रोचमेंट की जा रही है। और जो आपने एक बात की बीच में छोटी सी यूक्रेन की, मैं एक नौजवानों को एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारा एक्शन होना चाहिए, जो हमारा आंदोलन होना चाहिए, जो हमारी लड़ाई होनी चाहिए, वो हमारे लोकल मुद्दों पे होनी चाहिए, लेकिन हमारी सोच वो वैश्विक मुद्दों पे भी होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। अब यूक्रेन में भी क्या हो रहा है, उसकी मिनिमम समझ, न्यूनतम समझ हर नौजवान को होना, हर नवयुवती को होना जरूरी है, लेकिन उसको साथ में ये समझ भी होनी चाहिए कि भाखड़ा बांध का मुद्दा क्या है। जो डैम सेफ्टी बिल 2021 जो पास कर दिया गया, उसमें ओपोजिशन पार्टियां ये कहती रही कि इसको पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दो, लेकिन वो भेजा नहीं गया, एक गैर लोकतांत्रिक तरीके से। बाकी वकील साहब ज्यादा बता पाएंगे। लोकसभा में एक ही एमपी थे जिन्होंने आवाज, तमिलनाडु के एक एमपी थे। ये अपने हरियाणा और पंजाब के एमपी तो मेरे ख्याल से नींद की गोली लेके वहां पे सो रहे थे। चुनाव प्रचार कर रहे थे ना। हाँ, वो चुनाव प्रचार में भी करे लग रहे थे। आपके किसान इनको घुसने नहीं देते थे। हाँ, इनको समाज से बाद में वही किसान अब इलेक्शन समाज से कोई लेना देना है नहीं इनको तो ये लगता है कि आखिर में आगे जाति धर्म के नाम पे वोट ले ही लेंगे, 2000 के नोट पे दारू की बोतल पे वोट ले ही लेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। आने वाले टाइम में आप देखिएगा 2024 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे ना, तो लोग इन नेताओं के कुर्ते फाड़ेंगे जो ये कुछ भी हमारे हक की बात नहीं करते ना, इनको गांव में नहीं घुसने देंगे इनको। और वो तो भला हो पंजाब का बड़े भाई का कि हरियाणा वालों को आंदोलन लड़ना सिखा दिया, थोड़ा धैर्य सिखा दिया, नहीं तो हमारे लोग तो 4-5 दिन में ही मामले को निपटाने में विश्वास रखते थे। ये लंगर कैसे चलाना है, सारी व्यवस्था कैसे बनानी है, ये हमने इस आंदोलन से पंजाब वाले भाइयों से सीखा है। तो एक जो महत्वपूर्ण बात है इसमें, जो आप कह रहे थे कि ये सोते रहे ये एमपी, उसका एक कारण ये है कि हमारा समाज कभी भी किसानी के मुद्दे पे वोट नहीं डालता। अगर उनको हम ये एहसास करा दें, वोट किसी को दो, भाई सरकार में बीजेपी गलत कर रही है, बीजेपी को छोड़ के किसी को वोट दो, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, ना हमें चुनाव लड़ना और ना ही हमें चुनाव लड़ाना। लेकिन जिसको भी वोट दो उसको ये कह के वोट दो कि तुम्हें रोजगार के मुद्दे पे वोट दिया जा रहा है, तुम्हें किसानी के मुद्दे पे वोट दिया जा रहा है, और तुमने ये हमारी बातें पूरी नहीं करी तो अगली बार तुम्हें फार्म भी नहीं भरने देंगे। इस तरीके की जब लोगों में जागरूकता आएगी तब बातें बनेंगी। अब जैसे ये डैम सेफ्टी बिल आ गया, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड पे तो हम चलो चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा पंजाब की भागीदारी खत्म कर दी। हरियाणा का उसमें इरिगेशन के तौर पे एक मेंबर लिया जाता था, पंजाब का पावर वाले सेक्टर में लिया जाता था, लेकिन इस बीबीएमबी के पीछे सीआईएसएफ लाके वहां पे खड़ी कर दी है। बीबीएमबी के पीछे की जो वजह है वो है डैम सेफ्टी बिल 2021। डैम सेफ्टी बिल 2021 में यह किया गया कि चाहे कोई इंटरस्टेट डैम हो या इंट्रास्टेट डैम हो, उनका सबका कंट्रोल वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। उन्होंने 2 कमेटियां सेंट्रल लेवल की बना दी, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, और 2 ही कमेटी बना दी स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल की कमेटी तो सिर्फ क्लर्की का काम करेगी, आदेश जो आएंगे वो नेशनल लेवल से आएंगे, वो मेंटेनेंस के नाम पे, उसके ऑपरेशन के नाम पे, उसकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के नाम पे जो चाहें वो कर सकते हैं वो। अगर उनको लगेगा कि भाई हरियाणा और पंजाब वाले आंदोलन बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को टारगेट करने के लिए वो पानी का कोटा कम कर देंगे, मेंटेनेंस के नाम पे कर देंगे, ऑपरेशनल एस्पेक्ट के नाम पे कर देंगे, किसी भी नाम पे वो कर सकते हैं। वो कह देंगे कि भाई सेफ्टी के लिए इसमें रिजर्वायर की कैपेसिटी घटानी जरूरी है, स्टोरेज कम कर देंगे वो। जबकि हमारा संविधान ये साफ साफ कहता है कि भाई जो एंट्री 17 है जो स्टेट लिस्ट की, वो ये कहती है कि डैम का कोई डैम से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड कोई भी मामला होगा, कैनाल से रिलेटेड कोई भी मामला होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। केंद्र सरकार एंट्री नंबर 56 के तहत यूनियन लिस्ट की जब हस्तक्षेप कर सकती है जब इंटर स्टेट डैम का मामला हो और उन दोनों में कुछ कंफ्लिक्ट हो रखी हो दोनों स्टेट में, तो वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट में वो पार्टिसिपेशन कर सकती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। और जिस आर्टिकल 252 के तहत केंद्र सरकार ने ये बिल बनाया है, वो भी ये बात कहता है कि यदि 2 स्टेटों का मामला है तो दोनों स्टेटों की सहमति लेके ही केंद्र सरकार उसमें दखल देगी, और केंद्र सरकार जो फैसला लेगी वो मात्र उन दोनों स्टेटों पे ही लागू होगा, दूसरों पे किसी पे लागू नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरीके का एक ये पूरा एक गैर लोकतांत्रिक तरीके से सारे कानून पास किए जा रहे हैं, ये आगे आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शायर ने क्या कि जुल्मी जब जब कत्ल करेगा सत्ता के हथियारों से,
चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब आएगा, दोबारा आएगा या नहीं आएगा, जो भी होएगा देखा जाएगा। कैमरे के साथ दे रहे थे रमनीत मैलन, केसरी का रोजाना स्पोक्समैन दिल्ली।